जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कानून शहादत ऑर्डर में हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स और इसी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड के हवाले से एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इनके हवाले से इनकी रेलिवेंस को हमने देखा था कि ये किन किन सर्कमस्टांसेस में और किन सिनेरियोज़ में जो है वो ये किस हद तक रेलिवेंट कंसीडर होंगी और इनके हवाले से अगर एविडेंस देनी हो तो उस एविडेंस को देने का तरीक़ाकार क्या होगा। आज हम इसी सिलसिले में इसी चैप्टर को रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का चैप्टर जो कि क्वाइट लेंथी चैप्टर है, इसी को हम आगे इस सिलसिले को लेकर चलते हैं। तो इसी चैप्टर का एक सब सेक्शन है जो कि आर्टिकल 53 को अगर आप देखें तो इसकी जो सब हेडिंग है वहाँ से स्टार्ट होता है। इस सब हेडिंग में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 53। ये सेक्शन है जी, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव्ड, कि अगर एक स्टेटमेंट जो है वो अगर लेंथी है, वो एक एक्सटेंसिव स्टेटमेंट है, तो उसमें से उस स्टेटमेंट का एक पार्ट आप एक एविडेंस के तौर पर अगर आप पेश करना चाहते हैं तो उसको कैसे पेश किया जाएगा और उसकी एविडेंस जो है वो कैसे होगी। तो इसके हवाले से जो है वो ब्रीफ हमें आर्टिकल 53 आपका कर रहा है, जो कि स्टेट करता है कि व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book or series of letters or papers as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made। वही बात कि अगर जो आप एविडेंस देना चाह रहे हैं वो एक स्टेटमेंट है जो कि 3 या 4 लाइनों की है, ये एक पैराग्राफ की है, और वो जो स्टेटमेंट है वो एक बुक में है, वो एक पेपर में है, वो एक रिपोर्ट में है, वो एक पैराग्राफ या वो 2 लाइनें या वो एक लाइन या वो एक कन्वर्सेशन जो 2 लोगों के दरमियान हुई इन टर्म्स ऑफ लेटर्स या इन टर्म्स ऑफ ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है जी, उसकी एक सीरीज़ है, 100 ईमेल्स हैं, उनमें से कोई एक ईमेल है, 100 मैसेजेस हैं या उनमें से एक मैसेज है, या 10 लेटर लिखे गए दोनों साइडों पे और उनमें से किसी एक लेटर का वो एक हिस्सा है जिसको आप एविडेंस के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर जो है वो बुक है, डॉक्यूमेंट है, सीरीज़ ऑफ लेटर्स है, पेपर्स है, ठीक है ना जी, तो अभी ये सवाल पैदा होता है कि अगर उस हवाले से एविडेंस देनी है तो किस तरह से दी जाएगी। तो इसको जांचने के लिए जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन जो है वो अप्लाई होगी। कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसमें से किस हद तक जो चीज़ें हैं वो हमने प्रोड्यूस करवानी हैं, और कोर्ट की ये जो डिसीजन है दिस विल बी बेस्ड अपॉन 2 और 3 थिंग्स। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एविडेंस, कि ये इस एविडेंस की क्या नेचर है, इसका क्या स्कोप है। नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ द एविडेंस, कि इसकी क्या रेलिवेंस है। नंबर 3, कि ये किन सर्कमस्टांसिस में ये एविडेंस दी गई, ये इस एविडेंस का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है, ताकि कोर्ट जो है उसको ठीक तरीके से पिन पॉइंट करके समझ सके कि किन सर्कमस्टांसिस में, किस रेलिवेंस में, किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई और इस बात की हमारे केस से क्या रेलिवेंस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है वो जिस हद तक उसको ये एविडेंस चाहिए होगी उस हद तक वो रिक्वायर करेगी। अगर उस एक पैराग्राफ के हवाले से वो कोर्ट अगर समझती है कि ये पूरा एक लेटर हमें देखना पड़ेगा, या इस लेटर से पहले जो लेटर लिखा गया था उसको भी देखना पड़ेगा, या जो बाद में लिखा गया था उसको देखना पड़ेगा, या जो ईमेल की गई थी अगली या पिछली ईमेल देखनी पड़ेगी, या मैसेजेस से पहले एक मैसेज से पहले जो मैसेज या बाद में जो किए गए, या कि सिर्फ वही एक मैसेज काफ़ी है या वही एक ईमेल काफ़ी है। इस हवाले से बहरहाल जो डिसीजन है वो कोर्ट करेगी। इसके बाद जो सब सेक्शन है जी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से, वो जजमेंट्स का है कि जजमेंट्स की रेलिवेंस जो है वो किस तरह से होगी, किन किन सर्कमस्टांसेस में कौन सी जजमेंट्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगी, किन जजमेंट्स को आप रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर अपने किसी फैक्ट को साबित करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो पेश कर सकते हैं। इस सबसेक्शन की हेडिंग है जी जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। आर्टिकल है इसमें 54। प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार ए सेकंड ट्रायल और सूट। The existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is irrelevant.
fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. अच्छा, अब ये है कि जी कोर्ट के सामने जो बात है, कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि whether it should take cognizance of a certain matter, whether it should dig out the matter in the court of law, और इसको जो है इसमें cognizance लेनी चाहिए, इसको अपनी jurisdiction इस्तेमाल करनी चाहिए, या इसको जो है वो इस केस को नहीं सुनना चाहिए। ये मामला है कोर्ट के सामने। इस सवाल का जवाब कोर्ट ने पहले ढूंढना है। तो इसके ऊपर कोई भी ऐसी जजमेंट, जैसा कि हमने सिविल प्रोसीजर कोड में हम रेस्ट जुडिकाटा को देखते हैं, हम रेस्ट सब जुडिस को देखते हैं कि अगर एक इफेक्ट इन इशू है, अगर पार्टी सेम है, ठीक है ना जी, और अगर मामला ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसके ऊपर सेकंड सूट नहीं हो सकता, या रेस्ट सब जुडिस के अगर मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, कोर्ट में सुना जा रहा है, तो उसी सेम फैक्ट इन इशू पे सेम पार्टीज़ के दरमियान एक नया सूट लॉन्च नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों सर्कमस्टांसेस हैं। इसके अलावा भी किसी पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक कोर्ट्स को एक हायर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से स्पेसिफिकली रोक दिया है, तो ऐसी सूरत में फिर इन तमाम तरह की जजमेंट्स को पेश करके उस फैक्ट को साबित किया जा सकता है कि वेदर द कोर्ट इज़ एलिजिबल टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर और नॉट। इसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है जी रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिस्डिक्शन। तो एक तो इस तरह की जजमेंट्स रेलिवेंट होंगी जो कि कोर्ट को ये डिसाइड करने में हेल्प आउट करेंगी कि वो उस मामले पर जुरिस्डिक्शन रखती हैं या नहीं रखती। दूसरी जो जजमेंट्स हैं वो ये हैं आर्टिकल 55 में, ये भी रेलिवेंट है। इसमें है जी कि a final judgment, order or decree of a competent court in the existence of a probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन को पिन पॉइंट करके उसने 4 तरह की ज्यूरिस्डिक्शन की बात की है, 4 तरह के इश्यूज़ की बात की है। नंबर 1 प्रोबेट, विल से रिलेटेड अगर कोई इशू है, प्रोबेट से रिलेटेड कोई इशू है, मैट्रिमोनियल इज़दवाजी मामलात से हस्बैंड और वाइफ के स्टेटस के हवाले से, टाइटल के हवाले से अगर कोई इशू है, इंसॉल्वेंसी के हवाले से कि वेदर ए पर्सन इज़ बैंकरप्ट और नॉट, ठीक है ना जी, उसके हवाले से अगर कोई इशू है, या एडमिरलिटी के हवाले से ये जो बहरी मामलात हैं इनके हवाले से अगर कोई इशू है, तो इस हवाले से कोर्ट को एडजुडिकेट करना है कि क्या ये मखसूस शख्स जो है इसका टाइटल इस चीज़ पे है, क्या ये हस्बैंड है जो क्लेम कर रहा है, क्या ये वाइफ है जो क्लेम कर रही है, क्या ये विल का डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए ये क्लेम कर रहा है कि ये जो लैंड है ये मुझे डिसीज्ड पर्सन जो ग्रांट कर गया था, क्या ऐसा है, या क्या ये शख्स बैंकरप्ट है या नहीं है। तो इन हवाले से अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की फ़ाइनल जजमेंट या फाइनल डिक्री या ऑर्डर है, ठीक है ना जी, तो वो इस बात को असर्टेन करने में जो है वो रेलिवेंट फैक्ट होगी वो जजमेंट जो ऑलरेडी जो है वो एडजुडिकेट हुई है, जो प्रोनाउंस हुई है उस एडमिरलिटी, उस इंसॉल्वेंसी या उस मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, और उस जजमेंट के ज़रिए जिसके ज़रिए वो राइट या वो टाइटल ग्रांट किया गया या टेक अवे किया गया, वापस लिया गया, ठीक है ना जी। तो जब उस राइट की, उस टाइटल की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का मामला बाद में कभी 2, 4, 5 साल बाद आएगा, तो उस सूरत में फिर इस कोर्ट की उस पुरानी जजमेंट को उठा के रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर पेश किया जा सकता है कि जी देखें सेम इशू के ऊपर जो है वो कोर्ट ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुकी है कि इस शख्स का ये टाइटल है या नहीं है। अब फिर वो जो जजमेंट है ये इस बात का फिर कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि वेदर दैट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, दैट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, दैट फैक्ट्री और दैट रेजिडेंशियल प्लॉट, और क्या ये शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट है या नहीं है, क्या ये हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो आपस में हैं या नहीं हैं,
या क्या ये इनकी जो है वो औलाद जो है ये लेजिटिमेट है या नहीं है। तो इस हवाले से ये वो फिर पुरानी जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ होगी, और इसमें से फिर अगर ये देखना होगा कि जो राइट कॉन्फर किया गया है इस शख्स को कि जी ठीक है जी ये इंटाइटल्ड है इस प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए, ये राइट कब कंस्ट्रक्ट हुआ, तो उसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो डेट होगी जिस डेट को वो जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस हुई थी, जब उसको जो है वो डिक्लेयर किया गया था। इसी तरह से अगर ये देखना हो कि कब किसी शख्स से एक पर्टिकुलर टाइटल या राइट जो है वो टेक अवे किया गया, वापस लिया गया, तो उसका जो टाइम होगा, जो डेट होगी, वो वही होगी जिस डेट को या जिस टाइम को वो जो जजमेंट है वो प्रोक्लेम की गई थी। तो ये एक दूसरी तरह की, एक तो जजमेंट वो हमने बात की जिसने ज्यूरिस्डिक्शन को बार किया, वो रेलिवेंट हैं। दूसरी जो जजमेंट्स हैं वो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंस या एडमिरलिटी ज्यूरिस्डिक्शन में हैं, जो कि टाइटल को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं या उसको जो है वो एब्रोगेट कर रही हैं, वो भी रेलिवेंट हैं। तीसरी जो जजमेंट्स हैं वो आर्टिकल 56 में हैं, जो कि रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर आर डिक्रीज अदर दैन दोज मैंशनड इन आर्टिकल 55, इसकी बात कर रही हैं कि जजमेंट्स ऑर्डर्स आर डिक्रीज अदर दैन दोज मैंशनड इन आर्टिकल 55 आर रेलिवेंट if they relate to matters of a public nature relevant to the inquiry, but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state. इन दो तरह की जजमेंट्स, ये जो 54 और 55 में हमने बात की है, इसके अलावा जो जजमेंट्स होंगी वो उनकी रेलिवेंस सिर्फ उसी सूरत में होंगी अगर वो जजमेंट्स जो हैं वो पब्लिक नेचर के किसी राइट या टाइटल की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के हवाले से होंगी। मतलब वो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान जो मामला है उसके मुतल्लिक नहीं है, बल्कि वो एक लार्जर एक राइट एंड रेम के हवाले से हैं, एक लार्जर कम्युनिटी के हवाले से हैं। उससे वो पूरी कम्युनिटी के राइट्स और इंटरेस्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश या अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये दो तरह की जजमेंट्स हैं, नहीं रेलिवेंट, इनकी रेलिवेंस के अलावा जो जजमेंट रेलिवेंट है वो ये है जो कि पब्लिक राइट से रिलेटेड है। लेकिन वो जो पब्लिक राइट से रिलेटेड जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उस राइट या उस टाइटल का जो कि इन क्वेश्चन है इन दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल इसने ये बात एक इलस्ट्रेशन से समझाई है कि ए जो है वो बी के ख़िलाफ़ सूट फाइल करता है कि इसने मेरी लैंड से जो है वो ट्रेसपास किया है। ठीक है ना जी, ये ज़मीन मेरी है और ये यहाँ से गुज़रता है, इसने अपना रास्ता बनाया हुआ है जिससे मेरी फसल का नुकसान होता है या मेरे जानवरों का नुकसान होता है। तो ऐसे सूरत में डिफेंडेंट जो कि बी है वो अगर एक जजमेंट ले आता है जो कि ऑलरेडी ए और सी के दरमियान डिसाइड हो चुकी है, ठीक है ना जी, जिसमें ए ने सी को जो है वो चार्ज किया था ट्रेसपास के लिए, और वो सी जो है वो कोर्ट में गया था और डिफेंस अपना पेश किया और वो वहाँ से उसने केस जो है वो उसकी फेवर में जो है वो एडजुडिकेट हुआ और ये बताया गया कि जी ये जो है वो ये पब्लिक वे है, ये अवामी गुज़रगाह है, ये ए इसमें ट्रेसपास क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बी जो है वो फिर उस जजमेंट को जो सी के हक़ में हुई थी वो एक पब्लिक जजमेंट थी जिसमें एक पब्लिक वे को इस्टेब्लिश किया गया था, उसको जो है वो ला के वो पेश कर सकता है और ये बी के लिए जो है वो रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर कंसीडर होगी। तो देखें इसमें एक पब्लिक राइट के हवाले से जजमेंट है, फिर आप ऐसी कोई भी जजमेंट जो कि पब्लिक राइट को जो है वो कॉन्फर कर रही है, उसको टेक अवे कर रही है, उस जजमेंट की भी रेलिवेंस जो है वो इसमें इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट सेकंड लास्ट आर्टिकल है इसी हवाले से, जजमेंट्स एक्स्ट्रा अदर दैन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 54 to 56 when relevant. Judgments orders are decrees other than those mentioned in article 54(5)(6) are irrelevant unless the existence of any such judgment, order or decree is a fact in issue or is a relevant fact. अच्छा जी, इन तीन तरह की जजमेंट्स के अलावा नंबर वन, एनी जजमेंट विच इज़ establishing the jurisdiction of a court. Number two, any judgment which has been proclaimed exercising the jurisdiction of insolvency, probate, matrimonial, admiralty, या any judgment which is related to a public right or title. इन तीनों के अलावा अगर कोई जजमेंट है तो वो एक जजमेंट क्या है, वो एक इररेलिवेंट जजमेंट है। हाँ, वो रेलिवेंट है अगर उस जजमेंट की अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो इन क्वेश्चन हो, उसके ऊपर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट जो है वो फ्रेम हुआ हो और हमें ये जानना हो कि क्या ये जजमेंट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर वो जजमेंट जो है वो रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर जो है वो कोर्ट में पेश की जा सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो लास्ट आर्टिकल है जी वो आर्टिकल 58 है, फ्रॉड और कोलियन
in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order, or decree which is relevant under Article 54, 55, or 56 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion. तो जहाँ एक पार्टी को ये राइट दिया गया है कि आप इस तरह की जजमेंट्स अगर ऑलरेडी प्रोक्लेम हो चुकी हैं, एडजुडिकेट हो चुकी हैं, तो उसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका जो है वो अगर मामले में है, तो आप उन प्रीवियस जजमेंट्स को आप लेके आके आप रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं और अपना केस जो है वो उसके हवाले से उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वहीं दूसरी पार्टी को ये राइट दिया गया है कि अगर उस जजमेंट की प्रोक्लेमेशन में, उसकी एडजुडिकेशन में अगर कोई एरर है, कोई ओमिशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और कोर्ट ने उस मामले की कॉग्निजेंस ले ली, या उस जजमेंट को लेने में किसी फ्रॉड का एलिमेंट शामिल है, वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कोई एविडेंस जो पेश की गई, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, या जो ओरल एविडेंस जो दी गई उसमें फ्रॉडोलेंट एलिमेंट शामिल था, या उसमें कोलियन था, या उसको बाई फोर्स या बाई मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको रिट्रेट करवाया गया कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ऐसी सूरत में फिर आप इन तमाम बातों को साबित करके उस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि जी ठीक है, ये जजमेंट तो है, लेकिन इस जजमेंट की एफिकेसी ये है कि इस तरह से मुतासर होती है। तो ये था जी इस पूरे सेक्शन के हवाले से। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।